हेलो बच्चों, तो आज हम फटाफट पॉलिटिकल पार्टीज का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो एक क्विक रिवीजन होगा आपके एग्जाम से पहले, आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेक्ट इलेक्शन। साथ में आते हैं बहुत सारे लोग और इलेक्शन को कॉन्टेक्ट करते हैं। क्या क्या होते हैं इनके अंदर, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? इनके लीडर्स होते हैं, इनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं और इनके फॉलोअर्स होते हैं, जिनको समर्थक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इनके 7 फंक्शंस क्या हैं। 7 फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक इलेक्शन को कॉन्टेक्स्ट करती है। चलो इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कर लिए, उसके बाद क्या होता है, मतलब चुनाव लड़ती है। उसके बाद क्या होता है, आगे पुट फॉरवर्ड करती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, कुछ नीतियां और कार्यक्रम पुट फॉरवर्ड करती है ताकि लोग इनमें से चूज करके इनको वोट करके लीडर बना सके। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, डिसिसिव रोल प्ले करती हैं इन लॉ मेकिंग। ठीक है, लॉ वैसे लेजिस्लेशन में बना जाता है, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी कुछ कुछ टॉप लीडर्स के ही होते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती है बहुत ज्यादा। उसके बाद जब ये सत्ता हासिल कर लेती है तो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये फॉर्म करती है गवर्नमेंट और रन करती है। अगर बाई चांस फॉर्म कोई मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले तो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक रोल प्ले करती है ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ये क्या करती है, ये गेम से बाहर तो नहीं होती, ऑपोजिशन पार्टी के तहत ये क्रिटिसाइज कर सकती है, जो सत्ता में होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसको क्रिटिसाइज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दे शेप पब्लिक ओपिनियन। जो लोगों, जैसे डेमोक्रेसी लोगों से बनती है, राइट, डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट, तो यही शेप करती हैं लोगों के ओपिनियंस, हाईलाइट करती है कुछ इश्यूज जो लोगों के रिगार्डिंग होती है। और 7th पॉइंट ये कि प्रोवाइड करती है एक्सेस टू मशीन। एक्सेस किसका? जो प्रॉपर सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, बहुत ज्यादा इसका एक्सेस दिया जाता है। और ये एक्सेस कौन देता है? ये एक्सेस देती है पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट करती है एज अ व्हीकल between the rules and regulations between the top leaders and ministers and the people and the population। ठीक है, इसके तहत आता है कि नेसेसिटी क्या होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा। तो इसलिए बहुत माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा नेसेसिटी, ये हम बोले नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरतमंद होती है। क्या करती हैं, हाईलाइट करती हैं, इश्यूज को हाईलाइट करती हैं। जो हमारे इश्यूज होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जो लोगों को इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट करती हैं, रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कंट्री को चलाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी ही है, ग्रुप ऑफ पीपल ही है जो रिस्पॉन्सिबल लेते हैं पूरी देश को चलाने के लिए। ठीक है, एक्ट एज एजेंसी, एजेंसी एक्ट करती है, गैदर डिफरेंट व्यूज, जो जो अलग अलग लोगों के व्यूज होते हैं उसको पुट फॉरवर्ड करती है, उसके रिगार्डिंग काम करती है, राइट। और प्रोवाइड करती है एक मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करती है, पॉलिसीज बनाती है, उसको जस्टिफाई करती है, अपोज करती है। ये सारे कहीं ना कहीं फंक्शंस भी हैं और ये सारे चीजें हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है ये सारे कामों के लिए। अगला आता है, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कितनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम होने चाहिए, पार्टी सिस्टम कितनी होनी चाहिए। सबसे पहला आता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जिसमें एक ही गवर्नमेंट रूल करती है पूरे नेशन को। जैसे कि चाइना के अंदर हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है जो पूरे कंट्री को रूल करती है। इसको हम डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की चलती है या एक पार्टी की चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही पार्टी अपनी तानाशाही भी चला सकती है, तो यहाँ पे लोगों की नहीं चल रही होती। सेकेंड आता है टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टी के बीच में ही रोल जो होता है पावर का वो एक्सचेंज होता है, कभी ये वाली पार्टी जीतती है, कभी वो पार्टी जीतती है, और ये पार्टी ही डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो पावर होती है चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टीज। हो सकता है कि दो से ज्यादा भी हो, पर दो मेजर पार्टीज हैं, इन्हीं के बीच में ही सत्ता या पावर चेंज होती है। जैसे कि यूएसए और यूके। यूएसए की दो पार्टीज मेजर हैं, ठीक है, और यूके की दो पार्टीज मेजर है, कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टी। और अगर हम यूएसए की बात करें तो डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर मोर देन टू पार्टीज होती हैं, और ये बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो रूल करती हैं। कई बार क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी को सत्ता नहीं मिलती तो बाकी सब पार्टी जुड़ के कोलिजन बना के, संगठन बना के, अलायंस बना के, फ्रंट बना के आमने सामने पार्टी पावर में आती हैं और लोगों को रूल करती हैं। ठीक है, इसके अलावा
हम बात करते हैं कि रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, एक पॉलिटिकल पावर को रिकॉग्निशन कैसे मिलती है। एक पॉलिटिकल पावर को रिकॉग्निशन मिलती है एक बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे हमारी जुडिशरी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करती है, रजिस्टर करती है। वही है एक ऐसी बॉडी जो पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है, उसकी एलिजिबल क्राइटेरिया निकालती है। दो एलिजिबल क्राइटेरिया होती है बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, सेकेंड आता है पार्टीज को रिकॉग्निशन देती है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देती है। फिर यूनिक सिंबल दिया जाता है और उसके बाद सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बहुत सारी पार्टीज होती है लेकिन कुछ हैंडफुल होती है जो ही पावर में आती हैं और जो ही सीरियस कंटेंडर्स अपने आप को मानती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। नेशनल पार्टी का अलग है और स्टेट पार्टी का अलग है, लेकिन हमें ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि नेशनल पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी हो, सीट्स के साथ वोट्स, वोट्स और सीट्स दोनों ही होने चाहिए। तो अगर हम नेशनल पार्टीज का देखें तो वोट्स पहले क्या है कि वोट्स तो हैं, कितने परसेंट वोट्स चाहिए, 6% वोट्स इन लोकसभा या और, ठीक है, और हमें चाहिए 4 सीट्स इन लोकसभा, सीट्स चाहिए और 6% वोट्स चाहिए। बाई चांस 6% वोट्स हासिल नहीं कर पाती नेशनल पार्टी बनने के लिए, तो 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो विधानसभा वाले इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर 4 स्टेट्स के अंदर अगर कोई पार्टी जीत रही है और उसको 6% वोट्स मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ 4 सीट्स इन लोकसभा मिल रही है, उसको 4 सीटें मिल रही हैं। ठीक है, वो एक एलिजिबल पार्टी बन जाएगी और वो रिकॉग्निशन हो जाएगी नेशनल पार्टी के तहत। और स्टेट पार्टी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब भी हम पेपर दे रहे हो तो हमें पेपर में लिख रहे हो, हमें ये दोनों चीजें क्लियर करनी है, या तो ये या तो ये, लेकिन सीट्स दोनों की सेम रहती हैं। स्टेट पार्टी के लिए क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है, रीजनल पार्टी होती है जो पर्टिकुलर स्टेट में चलती है। तो फटाफट देख लेते हैं। वोट्स चाहिए कितने, वोट्स और सीट्स दोनों चाहिए। वोट्स कितने, 6% वोट्स होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एलिजिबल क्राइटेरिया पता लगता है कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी कैसे बनती है। उसके बाद आती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 7 मानी जाती हैं। पहले हम जिस हिसाब से देखें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी के नाम से जानी जाती है। ये ममता बनर्जी के अंडर है, बहुत ही फेमस पार्टी है, 1988 में बनी थी, एआईटीसी इसको बोला जाता है। 2016 में इसको रिकॉग्निशन मिली थी एज अ नेशनल पार्टी। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में आज तक रूल कर रही हैं। उसके बाद आती है हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कांशी राम की लीडरशिप के अंदर 1984 में आई थी। बहुजन समाज के इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे जो लोअर स्टाटा के लोग हैं जिनको साइडलाइन माइनॉरिटी होते हैं उनको साइडलाइन किया जाता है, उनके इंटरेस्ट बहुजन समाज पार्टी पुट फॉरवर्ड करती है। मेजर इनका बेस यूपी में है। उसके बाद आता है बीजेपी। बीजेपी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, अगर पुराना हम इसका ट्रेस करें तो भारतीय जनसंघ था, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। इनके भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हैं, लेकिन अगर हम भारतीय जनसंघ के फाउंडर देखें, उनके फाउंडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 के अंदर। ठीक है, हिंदुत्व को पुट फॉरवर्ड करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के अंदर। और हिंदुत्व मतलब एक तरीका, एक वे ऑफ लाइफ, जो सिर्फ हिंदूज एज अ रिलीजन नहीं है, बल्कि एक कल्चर ट्रेडिशन जो रिस्टोर्ड एज अ रूट्स होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं, उस पर बिलीव करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की इंटीग्रेशन में बिलीव करते हैं, जो उन्होंने करके भी दिखाया है। एनडीए के अंदर है 1988 एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक अलायंस बनाई गई थी, उसको उसके लीडर हैं। तो बीजेपी इज ऑफ कोर्स इन करंट ऑल्सो, ये अभी हमारी पार्टी है पावर के अंदर। फिर बात आती है, और बीजेपी हमारी राइटिस्ट पार्टी है। राइटिस्ट का मतलब होता है जो ऐसे व्यू पॉइंट रखते हैं जो कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड होते हैं, पुराने होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। फिर बात आती है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये दोनों लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, हमेशा नए तौर तरीके और वो चेंज लाना चाहता है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वर्किंग क्लास होती है उसको पुट फॉरवर्ड करते हैं। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में 1925 में पार्टी बनी थी, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पे चलती है। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और ये सब इनकी आइडियोलॉजी है। वर्किंग क्लास के ऊपर इनका पूरा का पूरा ध्यान रहता है। लेफ्ट फ्रंट के अंदर भी इनका एक फ्रंट बनाया गया था जो अलायंस के साथ होता है, ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में इनका बोलबाला है। उसके बाद आती है हमारी सीपीआई मार्क्सम, इनका स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट के बाद 1964 के अंदर ही
कुछ क्या होता है जब स्प्लिट होता है तो चीजें चेंज होती है और अपग्रेड होती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। ठीक है, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज चेंज हुई। यहाँ पे जब हम कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो प्रॉपर एक इमेजिनरी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, इट इज मोर मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है, ओपोज करते हैं इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म। यहाँ पे भी ओपोजिशन है, यहाँ पे ओपोज किया जाता है सक्सेशनिज्म को और कम्युनलिज्म को। सक्सेशनिज्म होता है कि हम पर्टिकुलर एक कंट्री को छोड़ना चाह रहे हैं, एक कंट्री से अलग होना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड आता है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म की बात होती है कि ऐसा कोई भी किसी को कॉलोनी में ना डाले। कम्युनलिज्म की बात होती है कि रिलीजन के हिसाब से चेंज किया जाता है, रिलीजन के हिसाब से क्या होता है, रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दी जाती है पूरा देश। फिर होता है इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसीज को पुट फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएनसी जिसको बोला जाता है, इसका स्प्लिट हुआ था एनसीपी में। तो दो कांग्रेस की सेंट्रिस्ट पार्टी बोली जाती है। 1885 से बहुत ज्यादा पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इसके साथ भी और हैं। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मॉडर्न भी है कहीं ना कहीं, डेमोक्रेटिक भी है और सेक्युलर भी है। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। सेंट्रिस्ट पार्टी है, सपोर्ट करती है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1947 से 1977 में सत्ता में आई थी, फिर ब्रेक। 1980 से 1989 तक सत्ता में आई, फिर ब्रेक। 2014 से 2019 में सत्ता में आई, उसके बाद ये अभी तक सत्ता में नहीं आई। स्प्लिट होने के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी 1999 में। बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे, जब स्प्लिट आता है तो अगेन कोई चेंज आता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी गांधीयन सेक्युलरिज्म लेकर आए और बहुत सारी फिलोसफीज के अंदर चेंज हुआ। इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। और यहाँ पे मेन चीज ये साबित हुई कि जो हाई ऑफिसर्स हैं, वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए। जैसे सोनिया गांधी जी को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है कि वो इटालियन है। ठीक है, इटालियन है, वो इंडियन नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र में मेन है और यूपीए की मेंबर हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यूपीए को, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को, ये जो अलायंस है इसको लीड करती है, लेकिन ये भी इसकी मेंबर है। क्रिटिक जरूर करती है लेकिन ये भी इसकी मेंबर्स हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि अंदर ही अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं अच्छे से निभ पा रही है। बहुत ज्यादा एक ही बंदे की तानाशाही चल रही है, एक ही लीडर की, टॉप लीडर्स जो है उन्हीं की चल रही है। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा लोगों की सुनी नहीं जा रही है। ये फर्स्ट हमारा क्या चैलेंज है। सेकंड, डायनेस्टिक सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जो बाप है वो अपने बेटे को बनाएगा, जो बेटा है वो अपने आगे के बेटे को बनाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, पावर ट्रांसपेरेंट नहीं है। पावर उन्हीं के हाथ में दी जा रही है जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं और जो क्लोज रिलेटिव्स है। इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्यों है, इससे ये प्रॉब्लम सामने आती है कि बहुत ज्यादा लोग जो ऑलरेडी, जिनके पास दिमाग है या जिनके पास पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो अच्छा कर सकते हैं लीडर बन के, लेकिन रिलेटिव्स को लाके पॉलिटिकल, जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है, उन पे थोपा जाता है। तो अगेन आप किसी कंट्री की सत्ता, आप किसी कंट्री का कंट्रोल किसी ऐसे बंदे के हाथ में सौंपना चाह रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता। तो अगेन ये एक प्रॉब्लमैटिक जोन में आ जाता है। ग्रोइंग मनी एंड मसल पावर थर्ड हमारा चैलेंज होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं को प्रमोट, ऐसे कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों को प्रमोट किया जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और जो अपनी स्ट्रांगनेस दिखा सके। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है इन्हीं नेताओं का। हो सकता है कि ये काम ना भी करें, ठीक है, सिर्फ इनका बोलबाला हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से खाली बात नहीं है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह जाती। जैसे कि अगर हम यूके की टू पार्टी सिस्टम की बात करें, तो कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों सेम है। तो आइडियोलॉजी अगर अलग नहीं होगी, चॉइस कैसे मिलेगी? जब चार डिफरेंट व्यूज आएंगे तभी लोग उनको वोट कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या रहता है, ये हमारा रहता है प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस। कुछ रिफॉर्म्स हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तीन मेजर है। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, चेंज हुआ था, इंडल्जिंग फ्रॉम डिफेक्शन। बहुत सारे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर गए, इसको बोला जाता है डिफेक्शन, दल बदलना। ठीक है, और इसके लिए एक लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये बताता है कि आप अगर दल बदल रहे हो, अगर आप पार्टी बदल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
फिर सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी बनाता है कि आपको एफिडेविट साइन करना है, जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, जो भी चीजें आपके पास है, आप उसका पूरा का पूरा चिट्ठा लिख के दोगे, ताकि लोगों को पता चले कि वो किसको वोट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो रूल्स निकालते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंडेटरी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होनी चाहिए, प्लस इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स करें एक अच्छे नागरिक की तरह, लोगों को भी पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग लग रहे हैं, और लोगों तक सारी चीजें, जैसे कि हमने देखा चैलेंज के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में थी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो। तो विद दिस हमने अपना कंप्लीट किया अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू।